हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। ग्रीन पासपोर्ट रखने वाले अरकान पार्लियामेंट ब्लू पासपोर्ट के हुसूल के लिए बेताब। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाद सेनेट दाखिला कमेटी में सेनेटर अब्दुल कादिर साबिक मेंबरान असेंबली और इनके बच्चों के लिए ब्लू पासपोर्ट का बिल ले आए। सफरी दस्तावेजात की साख और सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए कई ममालिक की पाकिस्तान को ब्लू पासपोर्ट को फाल रखने और तादाद कम करने का मशवरा। मुजवजा आईनी तरमीम होने की सूरत में इन ममालिक के साथ आसान सफर के मुआहदे को कितना नुकसान पहुंच सकता है, वजारत दाखिला ने कमेटी इजलास में अपने जवाब में मुखालफत कर दी। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने मुजवजा तरमीम को पहले काबीना और स्टेक होल्डर्स के पास ले जाने का मशवरा दिया। पाकिस्तानी सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी ब्लू पासपोर्ट क्यों हासिल करना चाहती है, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर अब्दुल कादिर। इसके अलावा बरतानिया में 9 उम्र लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलव्विस पाकिस्तानी निजात सजा याफ्ता मुलजिम शब्बीर अहमद को पाकिस्तान डिपोर्ट करने पर बरतानवी हुकूमत मुश्किल में फंस गई। हुकूमत पाकिस्तान का शब्बीर अहमद को वापस लेने से इनकार। बरतानवी हुकूमत पर ऑपोजिशन और मीडिया का प्रेशर बढ़ गया। बरतानिया का 75 साला शब्बीर अहमद को मुल्क से निकालने के लिए नई कानून साजी करने का अंदिया। कानूनी पेचीदगियां क्या हैं, पाकिस्तान क्यों शब्बीर अहमद को आखिर वापस लेने से इनकार कर रहा है, इस अहम केस की तफसीलात के लिए हमारे साथ लंदन से मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, आजकल हर जगह जो है वो बात हो रही है, ब्लू पासपोर्ट का चर्चा जो है वो नज़र आ रहा है। हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अब्दुल कादिर। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई है ब्लू पासपोर्ट की। अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपको जी बताइए। जी मैं आपसे सवाल कर लूं, फिर जरूर आप तफसीलन जो है वो बताइएगा कि क्यों जरूरत पड़ गई है ब्लू पासपोर्ट की, ना सिर्फ मेंबरान असेंबली के लिए, उनके बच्चों के लिए भी, यानी कि उनकी फैमिली के लिए भी। क्या वजह है इसकी कादिर साहब? मैडम बात यह है कि सबसे पहले तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि ग्रेड 21, 20, 19 एंड 22 के ऑफिसर्स को और पार्लियामेंटेरियंस को ब्लू पासपोर्ट ऑलरेडी मिलता है, ये कानून मौजूद है जी। तो ये जो एक मिथ या इल इन्फॉर्म्ड पीपल आर सेइंग कि ग्रीन को ब्लू कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ये पिछले फॉर द लास्ट मैनी डेकेड्स इट इज अप्रूव्ड और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लॉ है जी। दूसरी बात ये है कि जो आपको पता है वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स में इलेक्टेड मेंबर ऑफ अपर हाउस एंड नेशनल असेंबली इज ऑन द हायर रैंक देन ग्रेड 21 और 22 ऑफिसर। तो पाकिस्तान के कानून में ग्रेड 22 ऑफिसर्स के लिए जो भी फैसिलिटी, यानी अगर वो रिटायर्ड भी हो जाएंगे तो ग्रेड 22 ऑफिसर्स, उसका स्पाउस, उसकी बीवी या खामन जो भी रिटायर होगा, और उसके बच्चे जो अनमैरिड होंगे और टिल द एज ऑफ 28 उनको वही ब्लू पासपोर्ट मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त यानी एज ऑफ 2025 56,000 ब्लू पासपोर्ट इशू था। ये अवाम को शायद इन बातों का नहीं पता होता है। और जो सेनेट मेंबर है दे आर टोटल 94। उस 94 में वैसे 60 लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे 28 साल क्रॉस कर चुके हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 मेंबर्स को के बच्चों को दो या एक को अगर 28 साल तक का पासपोर्ट देंगे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक्सचेकर को, अवाम को कोई नुकसान नहीं है। मीडिया को यह चाहिए कि जो नेशनल इश्यूज हैं जिनमें अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसमें हॉस्पिटल के अंदर इलाज नहीं हो रहा, डिस्पेंसरी के अंदर डॉक्टर ड्यूटी नहीं कर रहा, टीचर जो है वो स्कूल नहीं जा रहा, वो 5 या 10 या 50 पासपोर्ट पकड़ के पूरा मुल्क उसके ऊपर बहस कर रहा है। आई एम एस्टोनिश्ड। मैं हैरान हूं कि हमारे इतने सीनियर लोग या हमारे वो लोग इतने कम इन्फॉर्म्ड हैं कि जी ब्लू को ग्रीन कर दिया, बच्चों के लिए लाइफ लॉन्ग पासपोर्ट मांग लिया। यार आप इंफॉर्मेशन तो ले लें, मुल्क में कानून मौजूद है। ग्रेड 22 ऑफिसर्स के लिए यही सेम कानून मौजूद है, उसमें सिर्फ लफ्ज एंड सेनेटर्स ऐड करना है। बट मुफ्त पासपोर्ट मांग लिया। आपको पता है जो ब्लू पासपोर्ट इशू होता है, ये 56,000 के 56,000 पासपोर्ट ये फ्री इशू है।
भाई ज्यादा से ज्यादा जो ग्रीन पासपोर्ट इशू होते हैं उसकी भी 5-10 हजार 15,000 फीस होती है। तो क्या आपका ख्याल है कि ये जो इतना बड़ा मुल्क है और एक बंदा पार्लियामेंटेरियन बना है कि वो 10-15 हजार नहीं दे सकता, वो फीस लेते नहीं है। तो इसमें कोई खुदा न खास्ता अवाम का हक नहीं मार लिया और किसी को हुकूमत को कोई नुकसान नहीं दे दिया। देयर आर मैनी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स अदर प्रॉब्लम्स जिस पे हमारे मीडिया को, हमारे लोगों को फोकस करना चाहिए। ये 40-50 पासपोर्ट इशू हो जाए या ना हो जाए, I got your point. मैटर एट ऑल। जी, आई गॉट योर पॉइंट। मुझे ये बताएं कादिर साहब, आपने ये तो बता दिया कि कोई इसका कोई अरबों रुपए का कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, जो दूसरे इश्यूज है उन पर जो है वो मीडिया को फोकस करना चाहिए, लोगों को फोकस करना चाहिए। 10 लाख का भी नहीं होगा मैडम, मुझे 10 लाख का भी नहीं होगा। जी, मुझे ये बताएं, लेकिन मैं तो आपसे सिंपल अल्फाज में ये पूछ रही हूँ कि आप क्यों चाहते हैं ये, इसका क्या, कौन सा ऐसा बेनिफिट है जो आप उन बच्चों के लिए लेना चाहते हैं जो 28 साल से कम है या लाइफ टाइम के लिए लेना चाहते हैं? मैडम सुन ले, ये डिस्पैरिटी है, ये बिल्कुल एक जो है डिस्क्रिमिनेशन है कि ग्रेड 22 के ऑफिसर्स के बच्चों के लिए या उनके लिए ये फैसिलिटी मौजूद है। और आप कह रहे हैं जी जो इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन है, एक एमएनए जो है वो 18 लाख आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जो है लाइफ में दिन रात मेहनत करता है, वो लाखों हजारों बंदों के मसाइल हल करता है, उसके बच्चे के लिए वो फैसिलिटी नहीं है। देखें इसका इशू जो आइली तौर पे फैमिली की वजह से क्या है कि अक्सर लोग जब ट्रेवल करने लगते हैं और जो बच्चे उनके 22-24 साल के उनके साथ हैं, एज अ पार्लियामेंटेरियन उनको ब्लू पासपोर्ट मिला हुआ है, लेकिन जब ट्रेवल करने लगते हैं बच्चे का पासपोर्ट नहीं है, जब उसका अकेला वीजा अप्लाई करते हैं, किसी की बैंक स्टेटमेंट नहीं है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये 40-50 पासपोर्ट इज नॉट इशू। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये पासपोर्ट इज नॉट इशू। ये 5 साल के लिए अगर एमएनए एमपी आते हैं कादिर साहब, तो वो 5 साल के लिए तो उनको मिलता है ब्लू पासपोर्ट, लेकिन आप कहते हैं कि एक तो ये एक सेकंड, यहां भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, अगर आप वंस यू आर अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, आपको लाइफ लॉन्ग मिलता है एंड इट इज एन अचीवमेंट, इट इज नॉट अ जोक। आप 25 करोड़ के मुल्क में 94 सेनेटर है, इट इज एन अचीवमेंट। अगर कोई फेडरल सेक्रेटरी बनता है, इट इज एन अचीवमेंट। हर आदमी क्यों नहीं बन जाता फेडरल सेक्रेटरी? हर आदमी क्यों नहीं पहुंच जाता ग्रेड 22 में? मैडम जी कादर भाई बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया सर अपने। आई कैन अंडरस्टैंड योर एंगर एंड योर एंग्जाइटी बिकॉज के इस वक्त पूरा मुल्क जो है ऑलमोस्ट वो क्रिटिसाइज कर रहा है, और आप पे ज्यादा इसलिए आ रही है कि आप सेनेट में भी रिसेंटली लेकर गए हैं, इससे पहले भी आप ठीक कह रहे थे कि पार्लियामेंट में भी हैं। मैं कवर कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा सर आपको पर्सपेक्टिव दे दूं, फिर आप ही जवाब दीजिएगा। मैं इस पार्लियामेंट को कवर कर रहा हूँ, तकरीबन 22-24 साल मुझे हो गए सर सेनेट में, आपको तो मेरा ख्याल अभी 2-3 साल हुए हैं सर। सो आई हैव सम आइडिया अबाउट द लॉज, ये लॉज कैसे बने, किस तरह बने। शुरू में ये हुआ जिनकी आप बात कर सरकारी अफसरान की, इनको टेम्परेरी तौर पर दिए जाते थे 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए कि इन्होंने बाहर जाना है। आपके ही पार्लियामेंटेरियन थे, आप लोग ही थे जिन्होंने लॉ बना दिया, नहीं जनाब इनको दे दें, इनके लिए आप अप्रूव कर दें, ग्रेस 20, 21, 22 तक कर दें। आप लोगों ने अप्रूवल दी सर, इससे पहले टेम्परेरी होते थे। हमने दी, हमारे से मैं सर आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ, कादर भी उसी पे आ रहे हैं, कादर भी उसी पे आ रहे हैं। पहले आपने उनको दिलवाई, मैं आपकी नहीं बात कर रहा, मैं पार्लियामेंट की बात करूँ। पहले आपने ग्रेड 22 वालों को दिलवाई, उनके बच्चों को दिलवाई, उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिलवाए, ब्लू पासपोर्ट दिलवाए, फिर आपने कहा सर 1 मिनट बच्चों के पास नहीं है। नहीं कादर भाई सुन तो रहे ना, आपने पहले अप्रूवल दे दी ब्यूरोक्रेसी को, जब ब्यूरोक्रेसी को मिल गया आपने कहा आप ये देखें इनको मिल गया, हमें क्यों नहीं मिल रही। सो आप लोगों ने उनको पहले रास्ता खोला, उनके बच्चों के लिए रास्ता खोला, उसके बाद अब आप कहते हैं हमारे लिए खोला जाए। पहले 5 साल के लिए होता था, अब आपका जो बिल है वो कहते हैं एक्स भी होना चाहिए। भाई आप ये बताएं कि इससे मुल्क के बजट को, मुल्क की मैं बताता हूँ सर मुल्क को क्या नुकसान हो रहा है सर, मैं बताता हूँ। बताए ना कहीं कोई नुकसान है कोई? जी यस है, मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। तो जो लोग पूरी नहीं कादर भाई मुझसे सुन ले, फिर मैं बताता हूँ आपको। ये आपके सामने स्क्रीन पे आपकी भी ये जुमे वाले दिन मीटिंग थी आपकी यहाँ पे, ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियां इंटीरियर की, आप भी थे उसमें ये इंटीरियर मिनिस्ट्री ने लेटर पेश किया, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। इसमें उन्होंने कहा जनाब मुझे नजर नहीं आ रहा। ये सर अच्छा आपको नहीं आ रहा, आपके उसमें था, ब्रीफ में था, जो आपके पास फोल्डर था उसमें मौजूद था, हमारी फाइल में था। ओके, उसी फाइल में ही इसे ये आप देखेंगे, उसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा है जनाब कि इनको ब्लू पासपोर्ट मत दें कि दुनिया भर जो है हमारे साथ मुआहदे नहीं कर रही। वो कहते हैं आपने बंदर बांट की हुई, हर एक को आपने, वो कहते हैं टॉम डिक हैरी को आपने ब्लू पासपोर्ट दे दिए, इनको पासपोर्ट मत दें। इंटीरियर मिनिस्ट्री ने आपकी इस प्रपोजल की डिमांड की, उन्होंने इसको मुखालफत की है कि दुनिया के मुल्क, वो ये कह रहे हैं कि दुनिया के मुल्क हमसे साइन ही नहीं करना चाहते। मुझे बताएं
मुझे एक बात ये बताएं कि जब पार्लियामेंटेरियन जब सर्विंग है उसके बच्चे को फैसिलिटी अवेलेबल है, अगर जब खत्म हो गया उसकी अवेलेबिलिटी, अगर वही फैसिलिटी 4-5 साल उसने अवेल कर ली तो इससे मुल्क के मुआहदे खत्म हो जाएंगे। मुझे एक बात बताएं, ये 25 करोड़ लोग हैं, उन्होंने देखें वो वही गवर्नमेंट सर्वेंट ने उसका जवाब बनाना था, उन्होंने कुछ तो लिखना था। यार आप खुद अपना कॉमन सेंस देखें रो भाई, आप खुद कॉमन सेंस यूज करें। मैं कॉमन सेंस पे आ रहा हूं। कादर भाई मुझे एक बात बताएं, कादर भाई एक बात बताएं, वन फैसिलिटी इज अवेलेबल आप 2 साल पहले 22 एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स, वो फैसिलिटी जब उनके बच्चों के पास है, मेरी सुने, उस टाइम आपके एग्रीमेंट खराब नहीं हो रहे। जब वो आप 40-50 सेनेटर्स के बच्चों को दे देंगे तो एग्रीमेंट खराब हो जाएगा। मुझे बात बताएं कादर भाई, बटा एक मिनट कादर भाई, आप सेनेटर बनने से पहले किस पासपोर्ट पे सारी उम्र ट्रैवल किया आपने, आपके बच्चों ने? मैं जिस पे भी किया, आई एम नॉट, देखें मैं अपने लिए नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग, मैं आप बेनिफिशियरी हैं तो देखिए मैं बेनिफिशियरी हूं या नहीं हूं, आखिर किसी ने तो होना है। Somebody has to take the lead. Somebody has to come forward. आप लोग देखिए आप मुझे बताएं क्या ये इनकंसिस्टेंसी लॉ में है या नहीं? आपने पैदा की हुई है सर, आपने क्यों दिया ग्रेड 22 वालों को ब्लू पासपोर्ट? आप उधर चले जाते हैं कि हमने पैदा की हुई है, इधर आप कहते हैं आपने क्यों? गॉड सेव, मेरी बात सुने राहुल भाई, मेरी बात सुने राहुल भाई, देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स प्रॉब्लम्स इन द कंट्री, उस पे फोकस करें। सर सुन ले, ये भी प्रॉब्लम है, ये कादर भाई ये भी प्रॉब्लम है, करें कादर भाई सुन ले, ये क्या प्रॉब्लम है यार? मैं बताता हूँ सर क्या प्रॉब्लम है यार, ये क्या प्रॉब्लम है? देखिए हमारा मीडिया को एक सेंसिबल और थोड़ा वो माशाल्लाह बहुत अच्छा मीडिया, लेकिन उनको थोड़ा फोकस करना चाहिए यार कि आप 25 करोड़ लोग जो हैं जो सूबों के हैं, जो फेडरल के हैं, नहीं 25 करोड़ लोग वो शब्द पासपोर्ट रखते हैं, आप चंद सौ कहते हैं कि हमने शब्द नहीं रखने, हमने ब्लू रखने। चंद सौ नहीं है, these are thousands राहुल भाई, these are thousands, और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दुनिया के मुल्कों ने लॉ बनाया हुआ है। आप उन प्रिविलेज को खत्म करें, आप दुनिया के मुल्कों ने लॉ बनाया है, उन्होंने लिया हुआ, हम लेंगे। चीज ये है कि अगर किसी उनको देते हैं जिनकी कोई अचीवमेंट है यार, अगर कोई बंदा ग्रेड 21 में पहुंचता है, 22 में पहुंचता है, पूरी जिंदगी सर्विस करता है, कोई बंदा पार्लियामेंट में पहुंचता है, सारी जिंदगी कोई एफर्ट करने के बाद कोई जीतता है, कोई हारता है। आपने अभी कहा, कादर भाई आपने अभी कहा कि ब्यूरोक्रेट ये क्यों चाहेंगे कि हमें भी मिले, जो उन्होंने अपोज किया इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कि नहीं करना चाहिए, नहीं देना चाहिए, लेटर उन्होंने अपोज किया, उस फाइल में लिखा हुआ है। तो आपको ब्यूरोक्रेट तो नहीं चाहता कि आप कहते आप उनका केस लड़े? नहीं जनाब, उनको ठीक दिया हुआ है, उनके बच्चे हैं, उनके 35 साल वैसे। मैं नहीं कहता हूं मैं केस लड़, देखो मैं केस मैं तो आई विल टॉक द, मैं तो कोई जस्टिस की बात करूंगा ना, अगर किसी को अचीवमेंट नहीं, अगर आपको शब्द पासपोर्ट से कहते हैं, शब्द पासपोर्ट से क्यों चिढ़ है? ये 25 करोड़ लोगों के पास है, आपके पास कोई चिढ़ नहीं है। देखें कोई चिढ़ नहीं है, शब्द पासपोर्ट इसके बावजूद देखें वही बच्चा 28 साल क्रॉस करेगा तो शब्द पासपोर्ट पे ट्रेवल करेगा राहुल भाई। नहीं वो आप ये देखें कि आवाम पूछती है, आवाम पूछती है कि मेरे बच्चे, इशू नहीं है फॉर गॉड से, नहीं सुना सर, पाकिस्तान के इशू देखिए, पाकिस्तान के इशू ये है कि 10 करोड़ लोग, सर ये इशू है लोगों का, ये 25 करोड़ लोगों का इशू है, हमारे नुमाइंदे जो हैं, ये 25 करोड़ लोगों का इशू है कादर भाई, ये 40 पासपोर्ट नहीं है, ये 40 नहीं है सर, सुन ले, ये आपके लिए ये 25 करोड़ लोगों का इशू है कि हमारे बच्चे जो हैं वो सब पासपोर्ट पे ट्रैवल करें, दुनिया में एयरपोर्ट्स पे जलील हो, इंक्वायरीज हो, डिटेन हो, उनको वीजा, सुन लेना कादर, पूरी बात सुनो। आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं भाई, ये कानून मुल्क में मौजूद है, तो आपने बनाया ना भाई, अनडू करें इसको, आपने कानून अपने लिए बना लिया। जब हमने नहीं बनाया, ये तो पहले का बना हुआ है, आपने उस वक्त क्यों नहीं ऑब्जेक्ट किया? मैंने किया था, आप अभी पार्लियामेंट में आए हैं, ये बात तो 2 साल हुए सर। देखिए आप लोग अभी आपने ऑब्जेक्शन शुरू कर दिया है, अगर हमने कोई बात कर दी, देखिए ये वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स में एक इनकंसिस्टेंसी है जिसको हमने एड्रेस किया। मुझे ये बताएं, 25 करोड़ लोग शब्द पासपोर्ट में सफर करें, आप चंद सौ जो है आपके बच्चे फैमिलीज वो ब्लू पे करें, वह 100 अगेन नॉट चंद 100, चंद हजार, आप जरा उसको थोड़ा चेंज कर लें, चलो 57,000 के फिगर है, 2025 के फिगर में 57,000 ब्लू पास। तो आप उनको, आप काम करने की बजाय इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है कि दुनिया के मुबालिक हमसे साइन करने को तैयार नहीं है। इंशाल्लाह हम काम करेंगे, तो आप तो खुद ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। चले, बहुत शुक्रिया कादर भाई, आपने ज्वाइन किया, मैं थैंक यू कादर साहब।
हमें ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे। आजकल हर जगह जो है वो ब्लू पासपोर्ट की बात हो रही है कि क्यों इतना ज़रूरी हो गया है कि ब्लू पासपोर्ट MNAs MPAs वगैरह को तो ऑलरेडी मिलता है, उनके बच्चे जो है 28 साल की उम्र तक उनको भी जो है वो ये सहूलत प्रोवाइड की जाए। उस पर जो है वो डिटेल में हमें बता रहे थे कादिर साहब कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक और इम्पोर्टेंट इशू जो है वो डिस्कस करेंगे। ग्रूमिंग गैंग के जो लीडर है जिनको सजा जो है वो हो चुकी थी, अब जो है वो रिलीज हो चुके हैं, शबीर अहमद, और उनको पाकिस्तान रिपोर्ट करने का क्या मामला है, क्यों पाकिस्तान नहीं चाह रहा कि उनको बुलाया जाए और क्यों यूके में जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर है कि उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। इस हवाले से हम बात करेंगे। लंदन से हमारे साथ सीनियर सहाफी मुर्तजा अली शाह भी मौजूद होंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और अहम इशू जो है वो शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। और बरतानिया में जो ग्रूमिंग गैंग के लीडर माने जा रहे थे शबीर अहमद, उसको अब क्योंकि उसकी सजा जो है वो पूरी हो चुकी है, पाकिस्तान डिपोर्ट करने का मामला जो है वो अब सामने नजर आ रहा है। इस पर डिटेल में बात कर लेते हैं, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या तफसीलात हैं। सीनियर सहाफी मुर्तजा अली शाह लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तजा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी मुर्तजा, बताइएगा कि ये शबीर अहमद का केस, एक तो ये कि थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दे कि है क्या, और अब इस शख्स को डिपोर्ट करने का जो मामला है उस पर कुछ इश्यूज नजर आ रहे हैं यूके की जानिब से भी, पाकिस्तान की जानिब से भी, क्योंकि वहां के कुछ ऐसे लॉज हैं जो इजाजत नहीं देते कि उनको डिपोर्ट किया जाए। थोड़ा तफसील से बताएगा विद द बैकग्राउंड। जी अच्छा, बैकग्राउंड इसका ये है कि जो शबीर अहमद है ये अभी उसकी उम्र को 74 और वो सिर्फ 13 साल का था जब वो पाकिस्तान से यूके आया, यानी उसने जिंदगी के तकरीबन 60 ईयर से ज्यादा यूके में गुजारे हैं। तो बेसिकली वो यूके प्रोडक्ट है, यूके में उसकी फल बर्ड कल्चर ग्रूमिंग सारा उसके अपने यहाँ पे है। लेकिन हुआ ये कि 2002 के बाद जो यहाँ सेक्स ग्रूमिंग के केसेस सामने आए, वो टाइम्स अखबार की एक स्टोरी के बाद वो स्कैंडल ब्रेकआउट हुआ, तो उसमें पता चला कि जो रॉचडेल में रोदरम और उस एरिया में सबसे ज्यादा जो वहां पर जो वाइट लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनके साथ अंडर एज लड़कियों के साथ जो जिनसी ज्यादती के केसेस सामने आए, उनमें बहुत सारे दर्जनों के हिसाब से पाकिस्तानी वो सामने आए। उनमें से जो रॉचडेल में जो बहुत ही होलनाक वाक़े हुए और वहां पर मुख्तलिफ कई दर्जन लड़कियों के साथ जो वहां पर ज्यादतियां हुई, एक ग्रुप वहां पर मुख्तलिफ मिनी कैब ड्राइवर्स टेक अवे ऑनर्स करते रहे, उसका जो रिंग लीडर है वो शबीर अहमद था, जो मुख्तलिफ लड़कियों के साथ उसने खुद भी ज्यादती की, उसके अपने 4 बच्चे भी थे, डिवोर्स हुई थी, दूसरी शादी थी उसकी, लेकिन वो मासूम बच्चियों के साथ उनको ड्रग्स पे लगाना, फिर उनके साथ ज्यादती करना और फिर दूसरों को पास ऑन करना। उस स्कैंडल में जो बड़ा फिगर सामने आया वो शबीर अहमद था, जिसके बाद उसको यहाँ पर रॉचडेल रेपिस्ट या रॉचडेल ग्रूमिंग जो स्कैंडल है उसका रिंग लीडर कहता है, वो था। उसके साथ कारी राउत था, 3-4 लोगों का बड़ा ग्रोथ है जिनमें बड़े पैमाने पर जो जाते हैं कि उन सबको मुख्तलिफ सजाएं हुई। इसको जो सजा थी तकरीबन 20 साल की 2 सजाएं हुई, वो कंकरेंटली वो खत्म करने के बाद अब से तकरीबन 1 महीने पहले वो रिलीज हुआ। अब ये पूरा यहाँ पे यूके ने उसकी इतना उसको हीनियस लिया, उसके क्राइम जो कि उसकी सिटीजनशिप यूके की रिनाउंस कर दी है। दूसरी तरफ जब वो उसका अभी चार्ज हुआ था, वो उसी वक्त उसने अपनी पाकिस्तानी पासपोर्ट इसने खत्म कर दिया, उसे रिनाउंस कर दिया था यूके की सिटीजनशिप खत्म होने से पहले। यूके पाकिस्तान को कह रहा है पिछले 2 साल से, खासतौर पर पिछले 1 साल से, कि जब ये रिलीज होगा तो इसको कारी राउत और इन दूसरे लोगों को आप वापस करें। पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो आपका सिटीजन है, हम इसको कैसे वापस करें? उसने जिंदगी के 60 साल वहां गुजारे हैं, वो ब्रिटिश नेशनल, उसको आपने पाकिस्तानी नेशनल कैसे बना दिया? अच्छा, पाकिस्तान इसको ले भी सकता था अगर उसके पास ड्यूअल नेशनलिटी होती। प्रॉब्लम ये है कि उसके पास इस वक्त स्टेटलेस है, उसके पास दुनिया का कोई पासपोर्ट नहीं है। अब यूके ये चाह रहा है कि चूंकि यहाँ पे शबीर अहमद जैसे यहाँ पे कई 100 कैरेक्टर्स हैं जो वाइट कम्युनिटी में भी हैं, सबसे ज्यादा जो चाइल्ड जो बच्चों के साथ ज्यादती के केसेस हैं जो व्हाइट कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्होंने किए होगा, पाकिस्तानी नहीं है, वो बांग्लादेशी नहीं है। लेकिन शबीर अहमद चूंकि पाकिस्तानी ओरिजिन है, इसलिए वो एक पॉलिटिकल स्कैंडल बन गया है। जो राइट विंग पार्टी है वो कह रही है जिसको मुल्क से निकालें, अब गवर्नमेंट ये कह नहीं सकती हम नहीं निकालते। उन्होंने एक नया वहां पे तड़का लगाया हुआ जी कि हम लेजिस्लेशन करेंगे और उसको पाकिस्तान भेजेंगे। लिहाजा ये पूरा इस वक्त एक मुल्क में एक शबीर अहमद के इर्द गिर्द एक पूरा स्कैंडल बना हुआ है कि वो गवर्नमेंट अब कह रही है जो एक पूरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको अपील करने के लिए भी, और राइटली उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत है क्योंकि ये इतना बड़ा गंद है, ये इतने गलत काम किए इन लोगों ने। तो उसके बाद अब मतलब कोई समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट कैसे मतलब उसको राइट्स के हवाले से बात भी नहीं की जा सकती, इसलिए कि यहाँ पे लोगों का वो
यहाँ चीजें बदल गई हैं, लोगों को ये लोग सुनना ही नहीं चाहते कि इन लोगों के राइट्स भी हैं, ह्यूमन राइट्स भी हैं। जैसे अब यहाँ पे अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ जो अगर जो पार्लियामेंट में जो एक लूप होल है 1971 का इमिग्रेशन लॉ, उसके तहत जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के जो लोग होते हैं उसमें जो शबीर अहमद है वो उस लॉ के तहत इसको डिपोर्ट किया भी नहीं जा सकता। वो कॉमनवेल्थ की उससे आता है। लिहाजा अब गवर्नमेंट कह रही है कि हम कानून चेंज करेंगे और फिर पाकिस्तान से दरख्वास्त करेंगे कि इसको लें। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान इसको कैसे लेगा, इसलिए कि पाकिस्तान दो सूरत, पाकिस्तान सिर्फ एक सूरत में ले सकता है उसको। यूके को इतनी बड़ी ऑफर पाकिस्तान को करे कि जो पाकिस्तान कहे कि वर्थ है वो ठीक है हम इसको लेते हैं। छोटी मोटी किसी बात पे जो छोटी मोटी ट्रेड ऑफर के ऊपर कोई सस्ते में पाकिस्तान में तो लगता नहीं है कि इसको मानना है, क्योंकि पाकिस्तान के केस में ये बात तो रूल आउट नहीं की जा सकती कि यूके और अमेरिका कोई भी मुल्क हो कि वो किसी स्टेज में जाके कोई सी भी बड़ी बात हो सकती है। यानी सच है कि किसी स्टेज पे। अच्छा मुर्तजा, आपने बड़ा तफसील से पूरे इसको सम अप किया है, ये सारा जो केस है जो लोग सुन रहे हैं। अब तक ये खबरें आ रही हैं कि हुकूमत पाकिस्तान से रेजिस्ट कर रही है, आप भी बता रहे हैं, लेकिन जब हमारे हुक्मरान जो हैं नवाज शरीफ साहब हूँ, शहबाज शरीफ साहब हूँ, आसिफ अली जरदारी साहब हूँ, इसहाक डार साहब हूँ, नहीं मैं नहीं माना, और भी बहुत सारे पार्लियामेंट में बैठे हैं जिनकी यूके में जदादे हैं, यूके में बच्चे हैं, यूके में बिजनेसेस हैं, यूके में इंटरेस्ट हैं, ये कितनी देर तक रेजिस्ट कर सकेंगे? क्योंकि इनका तो वहां पे अपने इनके भी अपने हमें पता है कि इंटरेस्ट हैं बड़े मैसिव। ये वहीं पे जाके जलावतनी में भी रहे हैं, अभी भी उनके वहां पे फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, सारे कुछ। तो क्या पाकिस्तान हुकूमत इस पोजीशन है कि यूके को रेजिस्ट करे, नहीं जनाब हमने नहीं लेना, या हमारे साथ डील करें, हमें कोई और जो हमारे वांटेड हैं वो दें, फिर सोचेंगे, या उनकी तरफ से एक छोटा सा उन्होंने एक हल्का सा दबाव दिया तो हमें अब्लाइज करना पड़ेगा? व्हाट डू यू से दैट? देखिए मेरी इस हवाले से जो है ना, मैं मुख्तलिफ जो मैं यहाँ नेशनल पेपर के लिए भी मैंने स्टोरीज की हैं, 3 पेपर्स के लिए मैंने रिपोर्ट किया, मेरी बड़े सीनियर लेवल पर लोगों से बातचीत हुई। अभी तक तो वैसे कोई छोटा मोटा कोई उसका केस होता तो वो ले लेते, लेकिन एक बंदा है जो पूरे बरतानिया की हिस्ट्री के चंद बदनाम तरीन कैरेक्टर्स में से एक है, पाकिस्तान इसको लेगा कैसे? ले सकता है, रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वो कहते हैं नेवर से नो, ले सकता है, लेकिन उसके लिए फिर पाकिस्तान से यूके को इतनी बड़ी ऑफर लगानी होगी। अभी तक पाकिस्तान में वो ऑफर क्या हो सकती है? वैसे आपके जहन में क्या है? मुझे ना गॉड फादर की वो लाइन याद आ गई मारियो पुजो की, वो उसमें कहते हैं विल मेक हिम एन ऑफर ही कांट रिफ्यूज। तो ये कौन सी ऐसी ऑफर हो सकती है पाकिस्तान कांट रिफ्यूज? पाकिस्तान ने कहा इनको एक दफा नहीं 4 से 5 दफा पाकिस्तान को जब इंसिस्ट किया गया तो पाकिस्तानी ऑफिशियल ने कहा कि ठीक है आप बताएं कि आप, और ये मैंने बाद डॉक्यूमेंट देखे हैं जिनमें ये चीजें मैंने मीटिंग के मिनट्स हैं, उन्होंने कहा कि अल्ताफ हुसैन ने यूके से रहकर कई सालों तक उन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया, उन्होंने वहां पे किलिंग्स कराई, उन्होंने वायलेंस कराया। आपने कहा जी कि वो फ्रीडम ऑफ जो ह्यूमन राइट्स के तहत वो प्रोटेक्टेड है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब उन्होंने कहा कि वहाँ एक पूरा ग्रुप है 5, 6, 7 लोगों का जो वहां से बैठ के डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज फैलाते हैं, पाकिस्तान के बारे में झूठ बोलकर वो खबरें फैलाते हैं, सोशल एंड सिविल अनरेस्ट वो क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो थ्रू फेक न्यूज, थ्रू सोशल मीडिया वो डेंजर पोज करते हैं। अब उनके खिलाफ जब हम बात करते हैं, आप कहते हैं कि हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, तो पाकिस्तान अभी ये कह रहा है कि आप अगर इतने मामला हैं आपने असेस नहीं किया तो हम आपकी गन को वापस कैसे लें? लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि आप हमारे कंसर्न को एड्रेस करें, जो हमारे कंसर्न में कोई दे करें, बात हो सकती है। पाकिस्तान ने तो जो बॉल है वो यूके की कोर्ट में फेंक दी है। अगर तो यूके पाकिस्तान के साथ कोई बार्गेन करता है तो फिर तो पॉसिबिलिटी है। अब वो बार्गेन क्या हो सकती है? अगर पाकिस्तान को वांटेड लोग चाहिए तो वो यूके उनको उठाकर जहाज में बैठकर पाकिस्तान के हवाले नहीं कर सकता, उसके लिए एक लीगल प्रोसेस है जो कोर्ट्स में जाएगा। किसी भी बंदे को यूके के लिए इन बेसिस पे एक्स्ट्राडाइट करना, यानी ये किडनैपिंग होगी, वो नहीं कर सकता यूके। पाकिस्तान की तरफ तो चलो हमारे बाजी में हमने देखा, आपको याद होगा, आपने केसेस रिपोर्ट किए हैं, मुझे याद पड़ता है कि एक दफा यहाँ पे लॉर्ड नज़ीर भी आए थे, फिर प्रिंस चार्ल्स भी आए थे पाकिस्तान के विजिट में, शायद 2004 या 3 की बात है, या उसके बाद तो उस वक्त भी कुछ स्कॉटलैंड में या कोई आयरलैंड में कोई वहाँ पे 15-16 साल बच्चे को मर्डर करके कोई पाकिस्तानी नौजवान मफरूर होकर आए थे, उनको वापस एक्स्ट्राडाइट किया गया था, पाकिस्तान ने किया था। फिर आपको याद होगा वो जो बच्ची थी जिसको स्टेप मदर ने और उनके फादर ने, आपने बहुत उस पर रिपोर्टिंग भी की है, उनको भी यहाँ से पाकिस्तान से पकड़ के उनको एक्स्ट्राडाइट किया गया। तो बाजी में तो पाकिस्तान भी इस तरह की एक्स्ट्राडाइशन वो करता रहेगा, हालांकि ट्रीटी नहीं था।
नहीं, वो केसेस बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा, उस तरह का जो इसको कहते हैं ना कि जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, पाकिस्तान और यूके के दरमियान म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन वो उससे बियॉन्ड जाकर ये ऑलमोस्ट एवरी मंथ, एवरी वीक के बेसिस पर दोनों मुल्क कोऑपरेट करते हैं, ड्रग डीलर्स को हवाले करते हैं, जो किलिंग्स में लोग वो सब वो एक्सचेंज होता है, वो सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे केस डिफरेंट है। देखिए, वो जिस लड़की का आपने जिक्र किया, वो यूके से किलिंग करके भागे थे, पाकिस्तान उसको कैसे रोकता? पाकिस्तान ने तो आउट ऑफ द वे जाके उसको अरेस्ट किया, हवाले किया। उसके अलावा जो वो सरवर साहब आए थे, वो इस लड़के को ले जा रहे हैं, उसने एक आयरिश लड़के को मार के आ गया, 15 साल का था बेचारा। वो मर्डर है, किलिंग है। यहाँ पर है सेक्स ग्रूमिंग का केस, जहाँ पे बच्चों के साथ। अच्छा, लॉर्ड नजीर की बात ही मैं पूछता जाऊँ, लॉर्ड नजीर साहब पे भी सुना था कोई, उन पे भी केसेस वगैरह कोई, आजकल किधर हैं लॉर्ड नजीर साहब? शायद परहैप्स इफ उनका कोई लेटेस्ट अपडेट क्या है सर? देखिए, लॉर्ड साहब के साथ वो काफी अरसे से अब जो एक्टिव पॉलिटिक्स है वो उससे ऑलमोस्ट वो रिटायर हो चुके हैं। इन दिनों वो पाकिस्तान में और ज्यादा टाइम जब वो पाकिस्तान में गुजारते हैं या यहाँ पर गुजारते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने अब हाउस ऑफ लॉर्ड में कि जो उनके जो वहां पे रोल था उससे उन्होंने रिजाइन कर दिया था, और उसके बाद से वो उन पे तो केसेस कोई बने थे, मेरा ख्याल लॉर्ड नजीर पे भी कोई केसेस बने थे, कोई ट्रायल वगैरह कोई इस तरह की चीजें हुई थी, इफ आई रिमेंबर। जी, लॉर्ड नजीर के साथ ये हुआ था कि उनका एक केस बना था, उनकी अपनी ही कजन ने उनके ऊपर एलिगेशन लगाया था कि वो जब उस वक्त लॉर्ड नजीर की उम्र भी शायद आज से 5-6 साल पहले तकरीबन 60 साल की हुई होगी, कि हम जब 12, 13, 14 साल के थे, तो उस वक्त उन्होंने शायद एलिजिबली कोई ज्यादती की थी। लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस था कि वो केस ट्रायल पे गया, मैंने वो ट्रायल भी जाके कवर किया था। वो पहला जज है, उसने लॉर्ड नजीर को क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो इल्जाम है मैं इसको नहीं मानता। तो फिर लॉर्ड नजीर उसका क्लियर हो गए। फिर वो पूरी एक नई ज्यूरी आई, उन्होंने जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने कहा कि नहीं, हम जज के फैसले को नहीं मानते, हम रीट्रायल करेंगे। उन्होंने रीट्रायल किया, नए जज आए, नई आए, और उन्होंने आगे लॉर्ड नजीर को वो कन्विक्ट किया था। उनको 6-7 साल की सजा हुई थी। अपनी ही उनकी फर्स्ट कजन थी। फिर उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि जब हम बच्चे थे 12, 13, 14 साल के, तो उस वक्त शायद उन्होंने कुछ एलिगेशन लगाया। अच्छा सर, कमिंग टू द पॉइंट, वो चले, हमने कहा आपसे अपडेट लेते हैं इसका। अभी मैं वो फिर पूछूंगा कि क्या पाकिस्तानी हुकूमत मौजूदा जो रूलिंग एलीट है, क्योंकि मैंने फिर कहूंगा कि सबके वहीं पे बच्चे भी हैं, फैमिलीज भी हैं, जदादे भी हैं, इस पोजीशन में है कि यूके कहेगा नहीं भाई कोई बारगेन नहीं है, कोई आपकी तरफ से हमें शरायत मंजूर नहीं है, ये बंदा हम भेज रहे हैं, इसको ये रिसीव करें? पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि उनको वो कन्फ्रंट करे, डिफाई करे यूके को? देखिए, आज जहां पर जिक्र हुआ है कि हम पाकिस्तान के ऊपर वीजा सैंक्शंस लगाएंगे, अभी ये गवर्नमेंट ने नहीं कहा, लेकिन गवर्नमेंट के लोग ये आवाजें लगाना शुरू हो गए। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर, अपोजिशन के बाद लोग क्लियरली कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक एड है 100 मिलियन की बनती है, वो बंद करें, वीजा सैंक्शन लगाएं। ये सारा कुछ फ्लोट तो हो रहा है। यूके गवर्नमेंट के लिए ये सारा कुछ करना बहुत मुश्किल है। देखिए, ये आज से लेट्स से कि आज जो 2026 से वो पुराने वाला ग्रेट ब्रिटेन नहीं रहा, और आज पाकिस्तान भी वो पुराने वाला पाकिस्तान नहीं रहा। ठीक है, तो अब यूके के लिए ये प्रैक्टिकली जहाँ 2 मिलियन कम्युनिटी आबाद है, वो उस मुल्क के ऊपर किस हद तक यूके देखे सारा कुछ कर सकता है, वो करेगा भी शायद, लेकिन वो एक हद से ज्यादा नहीं जा सकता। यूके के अपने इंटरेस्ट में कि कितना बड़ा मुल्क, एक 240-50 मिलियन की आबादी वाले मुल्क से, जिसके साथ बहुत ज्यादा कल्चरल, इकोनॉमिक और सोशल टाइज है, वो कैसे वो करेगा? लिहाजा ये ओवरऑल जो देखें, ये यूके भी बहुत मुश्किल में फंसा हुआ है। पाकिस्तान के लिए भी खतरा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जो फंसा हुआ है इस केस में वो यूके है। पाकिस्तान की अगर मैं आपको बताऊं कि इस स्टेज पर जो ओवरऑल अगर आप कार्ड बताएंगे किसके पास ज्यादा कार्ड है, वो पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रांग है। पाकिस्तान की देखें एक मॉरल और लीगल पोजीशन है कि एक बंदा, देखिए 60 साल में खुलासा था 3 जनरेशन हो जाती हैं, 3 जनरेशन, तो वो 3 जनरेशन से वो बंदा यूके में, आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा नेशनल? नहीं, वो तो आप ठीक कह रहे हैं कि हमारी पोजीशन मजबूत है। मेरा सवाल कुछ और है कि क्या हमारे ब्यूरोक्रेट, फॉरेन ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इंटीरियर मिनिस्टर ऑफिस, ये इतना, वो कहते हैं हमारी साइड पे कहा जाता है कि इतना पानी है हमारे पास कि हम उनको ये सारी चीजें कह सकें, एंड वी कैन गेट अवे विद एज वेल, के वो कहते हैं गेट अवे विद द मर्डर विद स्माइल। हमारे में इतनी है कैपेसिटी के ये सारी जो आप बातें बता रहे हैं कि जब हमारे बच्चे भी वहीं पे हैं, जदादे भी वहीं पे हैं, इंटरेस्ट भी वहीं पे, हम कहें नहीं जी एक बंदे की खातिर इतना कुछ हम रिस्क पे लगा लेंगे। कैन वी डू दैट? मैं साहब, ये सवाल आप तीसरी बार पूछ चुके हैं।
बात यह है कि मैं इसके ऊपर बट तो नहीं लगाऊंगा कि पाकिस्तान खड़ा ही रहेगा। तो आपको भी पता, आप भी डर रहे हैं, मैं भी डर रहा हूँ। तो ये सब तो खौफ रहता है कि इस स्टेज भी हमने मानना है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्विक, आजकल वो किधर हैं ये? जब वो रिलीज हो गए, जेल भुगत गए, ना उन पासपोर्ट है ना यूके शहरी हैं, आजकल ये कहाँ पे रह रहे हैं? ये कस्टडी में किधर है? वो रॉचडेल तो वो नहीं जा सकते, रॉचडेल में तो उनके ऊपर पाबंदी है। वो वहाँ पे एक सिक्योर लोकेशन है जहाँ 24 आवर्स वो टैग भी लगा हुआ है। अच्छा। 24 आवर्स सीसीटीवी मॉनिटरिंग वाला एक एरिया है, उसमें वो वहाँ पर है 24 आवर्स। उसकी शबीर अहमद और जो बाकी लोग हैं उनकी निगरानी हो रही है। और वैसे भी टू ओल्ड नाउ, ही इज नाउ नियर 75। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया मुर्तजा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। लंदन से मुर्तजा अली शाह हमारे साथ मौजूद है और डिटेल में बता रहे थे पाकिस्तानी निजात सजा याफ्ता मुलजिम शबीर अहमद को जो है वो पाकिस्तान डिपोर्ट करने पर यूके के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर एक सजा याफ्ता और जिस पे इतना संगीन जो है वो जुर्म हो उसको नहीं लेना चाहता। और वैसे भी उसकी सिटीजनशिप जो है वो यूके की भी रिवोक कर ली गई और पाकिस्तान की भी नेशनैलिटी जो है वो उसके पास इस वक्त नहीं है। एक ब्रेक शामिल कर नाज़रीन, ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। यूएस ईरान पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट जाते जाते दे दें। ट्रंप ने जो है वो एक दफ़ा फिर कहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसका यूएस जो है वो गार्डियन है और स्पेशली जो ईरानियन शिप्स हैं उनका ब्लॉकेड रीइंस्टेट किया जाएगा। इसके अलावा जो बाकी तमाम ममालिक हैं उनको इजाज़त होगी वहाँ से गुजरने की और उसके लिए जो है वो यूएस को कॉम्पनसेशन भी देना चाहिए क्योंकि वो जो है ये रिस्क लेकर उसका ब्लॉकेड ईरानियन शिप्स को जो है वो वहाँ पर ब्लॉक करेंगे। जो एक फ्रेजाइल मैं कहूँगी एक एग्रीमेंट था, वो एक इस वक्त बहुत ही नाजुक पोजीशन नज़र आ रही है यूएस और ईरान के दरमियान। जो भी एग्रीमेंट हुआ, जो एमओयू साइन हुआ कुछ टाइम पहले, उसको लेकर, क्योंकि ओवर द वीकेंड हमने देखा कि दोनों जानिब से अटैक्स किए गए, यूएस के भी अटैक्स देखे गए ईरान पर, ईरान के भी जो है वो मुख्तलिफ जो गल्फ स्टेट्स हैं उन पर अटैक्स देखे गए और ये खदशा है कि ये जंग जो है वो मज़ीद इसमें इंटेंसिटी ना देखी जाए, मज़ीद इंटेंसिफाई ना हो और एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो ना बदल जाए। तो लेट्स होप कि ये जो भी फ्रेजाइल एग्रीमेंट है इस पर स्टिक रह सकें और सफारती कोशिशों से जो है वो इस मसले को हल किया जा सके। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात हो।